Dear student, I am going to explain you types of semiconductor on the basis of band gap. देखो प्रीवियसली मैंने आपको सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि दे आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड थी उसकी इम्प्योरिटीज़ पे, उसमें मिलावट पे, उसमें हमने क्या क्या इम्प्योरिटीज़ एलिमेंट्स कौन कौन सा मिक्स किया है। तो वहाँ पर मैंने जो क्लासीफाई किया था बताया था कि एक प्योर है कि इम्प्योर है ना। तो इंट्रिंसिक प्योर होता है और उसमें अगर हमने बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज़ डाला तो वो इम्प्योर हो गया, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, बैंड गैप आपको तो पता ही है, बैंड गैप का मतलब है कि कंडक्शन बैंड का बॉटम और वैलेंस बैंड का टॉप, उस दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होती है वही है बैंड गैप। तो उसको बेस बना करके हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर को, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। देखो जो पहला टाइप है वो है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? लेट अस रीड, when top of valence band and bottom of conduction band is at the same value of momentum of electron, then such semiconductor is called direct band gap semiconductor. In this case, when electron jumps from conduction band to valence band, then it emits only photon. For example, gallium arsenide. Let us see the figure first. देखो ये माना कि ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? तो बहुत सारी जो एनर्जी लेवल है जो क्लोजली स्पेस्ड है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप देखोगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बट द डिफरेंस इज़ वेरी क्लोज। सो इसलिए वो क्लोजली स्पेस्ड, आप समझ सकते हो कि वैलेंस जो बैंड है वो क्या है, वो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल का एक बैंड पैटर्न बना हुआ है। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो कंडक्शन बैंड क्या है? बहुत सारे एनर्जी लेवल जो क्लोजली स्पेस्ड है, बहुत नज़दीक है, उन्हें एक पैटर्न के रूप में देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब देखेंगे कि कंडक्शन बैंड का जो लोअर पार्ट है, कंडक्शन बैंड तो बहुत ऊंचा होगा, यहाँ तो इसके ऊपर सारा कंडक्शन बैंड है, इसके नीचे इस सब सारा वैलेंस बैंड है। तो कंडक्शन बैंड का जो लोअर पार्ट है ना, कंडक्शन बैंड का जो लोअर जो लेवल है वो ये है, और वैलेंस बैंड का जो अपर लेयर है वो ये है। तो ये देखेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो गैप है, के बीच की जो गैप है, कंडक्शन बैंड का लोअर लेयर और वैलेंस बैंड का अपर लेयर के बीच के जो गैप है जिसे हम लोग बैंड गैप कहते हैं। तो अगर क्या है, व्हेन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज एट द सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है मोमेंटम वर्सेस एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम बढ़ रही है। तो देखा जाता है कि अगर दोनों जो लोअर पार्ट है कंडक्शन बैंड का और अपर पार्ट है वैलेंस बैंड का, वो दोनों जो है, ये दोनों की जो गैप है, बैंड गैप सबसे मिनिमम कहाँ पे है? वहाँ पे है जहाँ पे दोनों की मोमेंटम सेम है, मतलब सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए दोनों का जो बैंड गैप है वो सबसे कम है, यहाँ पे देखा जाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो है सेमीकंडक्टर वो कैसा है? डायरेक्ट बैंड गैप। और इसका बेनिफिट ये है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो डायरेक्ट वो जंप करके वो सीधे नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। अगर वो जंप करता है कंडक्शन बैंड से तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके वो कौन सा लेयर खोजेगा? जहाँ पे वैलेंस बैंड का अपर लेयर है। तो कंडक्शन बैंड का सबसे लोअर वाला जंप करेगा और वो कहाँ जाना चाहेगा? तो वो चाहेगा कि वैलेंस बैंड का जो अपर लेयर है वहीं पर जाए। तो उसको कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ठीक अपने नीचे मिलेगा
वैलेंस बैंड के अपर लेयर वाला स्पेस, यहीं पर वो होल, यहीं पर जो होल है, होल को जाके वो क्या करता है, वो रिकम्बाइन करता है। हमने बताया था ना कि जब हायर से वो नीचे वापस लौटता है तो वो जो यहाँ पे जो यहाँ से जो ऊपर गया होगा तो यहाँ होल बना दिया होगा इलेक्ट्रॉन, तो वापस आएगा तो फिर होल्स को वो फुलफिल कर देगा, जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स। तो रिकम्बाइन करेगा तो वो जो होल है वो समझो कि ठीक नीचे मिलेगा। तो इस हालात में हम ऐसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। और ऐसे केस में जब ये वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा होल को फिल करने के लिए, तो चूंकि एक्स्ट्रा एनर्जी ले करके वो गया था तो वो वापस उतना एनर्जी लौटा देगा। तो वो वापस एक्सेस एनर्जी वो किस फॉर्म में लौटाएगा, रेडिएशन के रूप में, फोटोन के रूप में। और वो जब वो लौटाएगा तो ओनली फोटोन, सिर्फ वो फोटोन इमिट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब कंडक्शन बैंड का लोअर और वैलेंस बैंड का अपर जो है ठीक उसके नीचे होता है एट द सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम देखो दोनों का, यहाँ पर इस पॉइंट का मोमेंटम जो उतना ही है जितना इस पॉइंट का मोमेंटम है। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ another type of semiconductor on the basis of band gap is indirect band gap semiconductor। इसके पहले मैंने देखा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ये है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसकी बेसिक डिफरेंस क्या है, बहुत छोटी सी डिफरेंस है, आप देखो। व्हेन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम। देखो अब वैल्यू बदल गया, देखो यहाँ ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड कहाँ है, ये है बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड कहाँ है, ये है। तो इस स्थिति में देखो जो मोमेंटम है वो कुछ और है, और यहाँ इसमें वैलेंस बैंड की जब टॉप होती है तो उसकी मोमेंटम कुछ और है, दोनों की मोमेंटम बदल गई। तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम अलग अलग हो जाती है ना। तो यहाँ जो बॉटम लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम कुछ और है, और टॉप लेवल और वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम कुछ और है। तो उस हालात में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो वो यहाँ से ऐसे मूव करके आएगा, यहाँ से नीचे आकर फिर यहाँ आना पड़ेगा। जिसमें होता क्या है कि इसमें एनर्जी जो रिलीज करेगी, हालांकि एनर्जी तो यहाँ भी रेडिएशन यहाँ भी रिलीज करेगी, लेकिन यहाँ पे वो फोटोन के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज करेगी। हमें देखो क्या लिखा है, व्हेन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम अलग अलग है ना, कंडक्शन बैंड का लोअर जो पोजीशन है और वैलेंस बैंड का अपर पोजीशन में मोमेंटम का अंतर आ जाता है एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन सच सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बैंड गैप semiconductor. In this case, when electron jumps from conduction band to valence band, then it emits photon and heat energy also. Okay, इसकी एग्जाम्पल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के केस में ऐसा ही होता है, दोनों की जो मोमेंटम है इस पॉइंट की वो अलग हो जाती है, और इसमें हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है, हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो आगे इसकी इम्पोर्टेंस ये है इस क्लासिफिकेशन की कि जब हम लोग लेजर रिलीज करना चाहेंगे, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके लेजर प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम ना इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करेंगे गैलियम आर्सेनाइड। क्यों? जब गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ फोटोन रिलीज होता है, वो डायरेक्ट बैंड गैप की एग्जाम्पल है। और इसमें जब सिलिकॉन जर्मेनियम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे फोटोन के अलावा हीट एनर्जी भी रिलीज होगा, जिससे आपका जो डिवाइस होगा, लेजर का जो डिवाइस होगा, लेजर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होगा, वो गर्म हो जाएगा, तो हमारा वेस्टेज भी होगा और भी नुकसान होगा। सो हम सेमीकंडक्टर अगर इस्तेमाल करेंगे लेजर प्रोड्यूस करने के लिए तो हम लोग गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करेंगे, प्रीफर वही करेंगे, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम में हीट एनर्जी रिलीज होने लगता है। Now, one important factor and term is stimulated emission. This stimulated emission is a condition, is a situation in which
व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, अगर आपने एक किसी एटम को आपने बाहर से एनर्जी दिया, ये एटम है और आपने उसे एनर्जी दिया, कितना एनर्जी दिया, तो एनर्जी की एनर्जी को हम लोग h इंटू न्यू है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी है ना, से है ना डिटरमाइन करते हैं। तो एनर्जी हमने दिया, एनर्जी कितना दिया, तो इतना एनर्जी दिया कि वो एटम जो है उस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। ठीक है, व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड देन द एटम गेट्स एक्साइटेड, एटम जो है एक्साइटेड हो जाती है ना, एंड जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो जंप कर जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ एटम, एटम को एक्साइट कर दिया हमने, एक्साइटमेंट ऑफ एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग इंसिडेंट एनर्जी, कैसे, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई एटम है ना ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब स्टेबल हो जाती है और वहाँ से वो एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड का मतलब हो गया कि वहाँ पे अब उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए तैयार होगी। तो अगर ऐसा एक्साइटमेंट स्टेट पहुँच जाता है तो इस जो प्रोसेस है एक्साइटिंग करने का जो प्रोसेस है इसे ही कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट मतलब एक्साइट किया मैंने, स्टिमुलेट कर दिया, और एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाती है तब ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहेंगे। देखो यहाँ पे हमने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को ऐसे माना है लाइन से, और आप देखो कि एटम की एक अपनी एनर्जी वैल्यू होती है। जब वो ग्राउंड में है, ग्राउंड स्टेट में है मतलब स्टेबल है, तो वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा है ना, सारा एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास होगा, उसके कंट्रोल में होगा। लेकिन जब उसमें इसे एनर्जी दे देते हैं, एटम को एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसे एनर्जी मैंने दे दिया। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर के, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, वो जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इस प्रकार वो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ है ना। तो अगर ग्राउंड स्टेट में मतलब जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है एटम का, अगर उस स्टेट का एनर्जी इवन है और अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना है तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो सपोज एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 है, जो E2 ज़्यादा है, एक्चुअली E2 ज़्यादा ही होगा E1 से। और N1 क्या है, N1 इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट। कोई मटेरियल है, मटेरियल में जितने भी एटम्स है कुछ कुछ ग्राउंड स्टेट में होंगे, कुछ एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो हम ये देखेंगे कि कितने संख्या हैं एटम के, वैसे एटम जो ग्राउंड स्टेट में है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे N1 कहेंगे। और कितने संख्या है एटम के जो एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम लोग N2 कहेंगे। तो N1 इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट, N2 इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मटेरियल है ना इन एक्साइटेड स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस हालात में एनर्जी ग्राउंड स्टेट का E1 है और एक्साइटेड स्टेट का E2 है। तो एटम को इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, तो नेचुरली जो डिफरेंस होगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो E2 माइनस E1 जो है, इतना एनर्जी अगर आप इस एटम को दे देते हो तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो इसे ही, इस प्रोसेस को ही कहा गया है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये जो एक ग्राउंड स्टेट से जो एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, इसका मतलब लगभग वही है जो आप समझते हैं कि जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो ये वही स्थिति है, ये वही स्थिति है जब एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है ना। तो उसको स्टिमुलेट कर दिया मैंने, एटम को इतना एनर्जी दे दिया कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो इस प्रोसेस को हमने कहा स्टिमुलेटेड इमिशन। नाउ वी विल सी अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन ये क्या है? देखो, मैंने अभी देखा
कि जब कोई एटम को हम बाहर से एनर्जी फीड करते हैं और इतना एनर्जी फीड करते हैं कि उसको एनर्जी हम E2 माइनस E1 ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच एनर्जी की जो डिफरेंस है उतना एनर्जी हम दे देते हैं E2 माइनस E1 के बराबर इन द फॉर्म ऑफ H इंटू न्यू, तो एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो समझो कि कोई एटम जो है वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ है, तो क्या वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा? नहीं। एक्साइटेड स्टेट की भी एक अपनी लाइफ टाइम होती है, एक ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 8 ऑर्डर का होता है वो टाइम। तो बहुत थोड़े समय के लिए ही वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। जब वो उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी तो वापस फिर वो क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जब मैंने इसके पहले देखा था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के द्वारा जब कोई एटम एक्साइट हो जाता है, देन इट डज नॉट स्टे इन एक्साइटेड स्टेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैज़ लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। इसकी एक लाइफ टाइम होती है, एक फिक्स पीरियड होती है। आफ्टर दिस लाइफ टाइम एटम गेट्स डी एक्साइटेड, हाँ एटम अपना एक्साइटेड जो है उसको ख़त्म हो जाती है, डी एक्साइटेड एंड कम्स बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग 1 फोटोन ऑफ एनर्जी H इंटू न्यू, दैट इज नेचुरली E2 माइनस E1 के बराबर। तो जब ये E2 इसका E1 है, तो अगर वो वापस लौटेगा एटम अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो ये जितना एनर्जी वो ले करके गया था उतना ही एनर्जी डिफरेंस वो लौटा देगा, है ना। तो वो क्या करता है कि वो एक फोटोन जो है 1 फोटोन, माइंड इट 1 फोटोन, एक फोटोन जो वो इमिट कर दिया, देखो वापस जब लौटा तो E2 माइनस E1 इजिकल टू H न्यू एनर्जी वाला एक फोटोन को वो इमिट करता है, रिलीज करता है रेडिएशन के रूप में। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन के रूप में ही होती है। और इस रेडिएशन की कुछ खास प्रॉपर्टी है, वो ज़रूर जाने आप। नंबर 1, इट इज़ पॉली मोनोक्रोमैटिक। इसमें जो अलग अलग तरह के वेवलेंथ पॉसिबल हो सकते हैं। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब सिंगल कलर, है ना। इट में भी डिफरेंट वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी है, तो पॉली मोनोक्रोमैटिक हो जाएगा, कभी एक वेवलेंथ कभी दूसरा वेवलेंथ। इट में वैरी इनकोहेरेंट, वो कोहेरेंट नहीं होता है ना। फेज जो है सारे कभी दूसरे फेज का होगा, कभी दूसरे फेज का होगा, तो हर हमेशा फेज उसका बदलता रहेगा, तो वो इनकोहेरेंट कहेंगे। लेस इंटेंस, उसमें जो इंटेंसिटी होती है, उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो कम होती है। लेस डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनलिटी का मतलब है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो कुछ रे जो है, जैसे कन्वेंशनल जो रे हैं हमारे, जैसे एक बल्ब जलाते हो आप, तो बल्ब की लाइट चारों दिशा में फैल जाती है ना। एक बल्ब जलाते हो तो उसकी डायरेक्शन जो रे है उसकी चारों दिशा में फैल जाती है ना। एक बल्ब आप रखोगे तो बल्ब इस तरह से फैलती है उसकी रेट, है ना। देखा जाता है कॉमनली कि अगर एक बल्ब जलाया जाए तो अगर 1 किलोमीटर ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, तो 1 किलोमीटर अगर आप दूर जाते हो और लाइट अगर परसिस्ट करता है, लाइट उसकी जो ये उसकी जो इंटेंसिटी कमज़ोर नहीं पड़ती है, तो ये 1 किलोमीटर एक्सपैंड कर जाएगा, इतने दूर में वो फैल जाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर दूर जाते हो तो 1 किलोमीटर वो फैल जाएगा, मतलब ये इसकी जो एक्सपेंसन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कॉन्वेंशनल जितनी भी लाइट है हम हमारे पास ये देखते हैं, है ना। तो 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो 1 किलोमीटर वो फैल जाएगा, ये है। तो डायरेक्शनलिटी इसमें नहीं होती। लेस डायरेक्शनलिटी मतलब एक वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फैलने वाली है, वो दूर फैल सकता है वो, हाँ। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा नहीं कि आप इस दिशा में जा रहे हैं तो हमेशा इसी दिशा में जाएगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा, वो फैल जाएगा चारों तरफ। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड मर्क्यूरी लैम्प, हाँ। सोडियम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करके जो लैम्प हम बनाते हैं उसकी जो लाइट जो होती है, रेडिएशन जो होती है, वो इसी प्रॉपर्टी की होती है ना। और दिस पोस्टुलेट जो स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो पोस्टुलेट है वो नील बोहर ने दिया था। ओके, आप यहाँ देखो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो एक्साइटेड स्टेट से वापस वो लौटा और एनर्जी वो रिलीज किया रेडिएशन के रूप में। सो दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है? देखो, व्हेन एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, सपोज किसी एटम को आपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, मतलब एटम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है। व्हेन एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट
and a photon of energy h nu that is all equal to E2 minus E1, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है उतना ही एनर्जी आपने फोटोन को दिया हुआ है और वो इंटरेक्ट करता है विथ इट विद इन इट्स लाइफ टाइम. When an atom is in excited state and a photon of energy h nu interacts with it within its lifetime of excited state. अब मैंने पहले बताया कि ये जो एटम जो है, ये एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में अगर आया हुआ है और उसकी एक लाइफ टाइम होती है, वो परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, है ना, उसकी एक लाइफ टाइम होती है. तो लाइफ टाइम ख़त्म होने के पहले ही, है ना, अब अभी वो एक्साइटेड स्टेट में ही है, उसी दौरान अगर हम एक फोटोन से इसमें एनर्जी दे देते हैं, है ना, फोटोन जिसकी एनर्जी जो कितनी है एच न्यू E2 माइनस इसकी इस एनर्जी गैप के बराबर हमने उसको दे दिया, पहले एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए में दे दिया, मतलब लाइफ टाइम अभी है उसका, एक्साइटेड स्टेट ख़त्म नहीं हुआ है. तब वो क्या करेगा, देन द एटम गेट्स डी एक्साइटेड, तब ये एटम जो है वो डी एक्साइट हो जाता है एंड कम्स इनटू ग्राउंड स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है बाय इमिटिंग वन एडिशनल फोटोन. अगर हम उसको एनर्जी नहीं देते तो वो खुद ब खुद एक लाइफ टाइम के बाद वो खुद लौटता और एक फोटोन देता, जो मैंने इसके पहले बताया था आपको स्पॉन्टेनियस इमिशन में. लेकिन यहाँ चूँकि मैंने एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हुए ही उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने दे दिया फोटोन के रूप में, तब वो जब लौटेगा ग्राउंड स्टेट में, जब लौटेगा तो वो दो फोटोन, है ना, एडिशनल फोटोन, है ना, एक तो फोटोन तो उसको देना ही है, एक फोटोन वो एडिशनल फोटोन देगा, दैट इज 2 फोटोन्स इन टोटल आपको देगा. देखो जब वो एक्साइटेड स्टेट से लौटा ग्राउंड स्टेट में तो 2 फोटोन हमें दिया. दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन. इसे कहते हैं स्टिमुलेट, क्योंकि मैंने इमिशन के लिए इसको स्टिमुलेट किया, है ना, वो खुद नहीं, हमने एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दे करके इसको स्टिमुलेट करके इमिशन करवाया और 2 फोटोन हमें मिली, है ना. इमिटेड रेडिएशन इज मोनोक्रोमेटिक. ये जो रेडिएशन निकलेगा ये मोनोक्रोमेटिक निकलेगा, है ना, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ वाला निकलेगा, कोहेरेंट होगा, उसकी जितनी जो वेव्स होगी, जो जैसे 2 फोटोन है, दोनों रेडिएशन का जो फेज होगा वो एक समान होगा. सेम फेज का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो फेज है वो नहीं बदलेगी, मतलब वो कोहेरेंट कहलाएगा और वो हाईली इंटेंस होगा. चूँकि वो सेम फेज में है तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी होगी, हाईली इंटेंस होगी, हाई डायरेक्शनलिटी होगी. डायरेक्शनलिटी का मतलब है कि आपने बताया था कि अगर वो एक दिशा में अगर हमने उसे भेजा तो लंबे समय तक वो एक ही दिशा में चलता रहेगा, वो फैलेगा नहीं, है ना. और इसकी बेस्ट एग्जांपल है लेज़र लाइट, जो हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं. लेज़र का जो डायरेक्शनलिटी होती है वो सिंगल होती है, सिंगल डायरेक्शनलिटी मतलब वो जिस डायरेक्शन में आप भेज रहे हो उसी डायरेक्शन में वो दूर तक चला जाएगा और वो काफ़ी इंटेंस होता है, कोहेरेंट होता है. तो लेज़र लाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी स्टिमुलेटेड इमिशन से ही, इसी टेक्निक से ही हम लोग करवाते हैं लेज़र का. दिस पोस्टुलेट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. ये पोस्टुलेट किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, राइट. Now, one important term that is population inversion. क्या है ये? देखो, if N1 and N2 are number of atoms per unit volume in ground state and excited state respectively, with energy E1 and E2, मान के चलते हैं, पहले भी मैंने बताया आपको कि अगर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो लेवल है वो E1 E2 है और N1 नंबर ऑफ एटम्स है जो ग्राउंड स्टेट में है पर यूनिट वॉल्यूम, N2 उस एटम की संख्या है जो एक्साइटेड स्टेट में है पर यूनिट वॉल्यूम. देन एट ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल कंडीशन में N1 की संख्या N2 से ज़्यादा होती है. मतलब आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या होगा एटम का वो ग्राउंड स्टेट में होगा और बहुत ही कम ही एटम्स ऐसे होंगे जो एक्साइटेड स्टेट में होंगे एट ऑर्डिनरी कंडीशन और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर व्हाट एवर. N1 and N2 are also known as population of ground state and excited state respectively. N1 को N2 को स्पेशल टैग नेम दिया गया है पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. इसे पॉपुलेशन के नाम से भी हम इसे कॉल करते हैं. ओके. नाउ व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एटम्स इन ग्राउंड स्टेट
देन इट जम्प्स टू एक्साइटेड स्टेट। तो जनरली मैंने बताया कि अगर हम इसे एनर्जी देंगे एटम्स को जो ग्राउंड स्टेट में है, तो वो एनर्जी लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है। तो नेचुरली है कि N2 की संख्या बढ़ेगी, N1 की संख्या घटेगी, है ना। द स्टेज ऑफ मेकिंग N2 मोर देन N1, अगर ऐसा स्टेज आप पहुंच जाते हैं, ऐसा स्टेज पर आप सिचुएशन बना देते हैं कि N2 की संख्या N1 से ज़्यादा हो गई, देन द स्टेज ऑफ मेकिंग N2 मोर देन N1 इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्सन। इसे ही कहा गया है पॉपुलेशन इन्वर्सन, मतलब N2 बड़ा हो गया, N1 छोटा हो गया। प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग। और ये जो हम इसे अचीव करने के लिए हमने एनर्जी दिया, है ना, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप एटम जंप किया और वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी अलग अलग ढंग से आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्सन, मतलब कि आपने एनर्जी उसे दिया तो उसे कहते हैं पंपिंग, है ना। उन्हें पंप किया मतलब उसे एनर्जी फीड किया और ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। दैट इज सप्लाइंग सुटेबल एनर्जी टू एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। तो पंपिंग वो प्रोसेस हुआ जिससे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स को हम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, और इतनी पहुंचा देते हैं कि N2 की संख्या N1 से ज़्यादा हो जाती है। मतलब पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो दिस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्सन। नाउ वी विल सी पंपिंग। एज आई टोल्ड यू, पंपिंग क्या है हमारा? पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्सन, है ना। तो अभी आपने बताया कि पॉपुलेशन इन्वर्सन, है ना, द नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट का ज़्यादा हो जाए पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट से, तो हम कहते हैं ये लैटरल या योर पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया। और ये पॉपुलेशन इन्वर्सन को अप्लाई करने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्सन को कैरी आउट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं दैट इज नोन एज पंपिंग। तो ये पंपिंग एक सिंपली एनर्जी फीड करने का एक तरीका है। अलग अलग ढंग से हम एटम को फीड करते हैं ताकि वो ग्राउंड से वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो टाइप्स ऑफ पंपिंग देखेंगे, बेसिकली 4 टाइप्स, है ना। मेन 4 टाइप्स आर देयर: ऑप्टिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग एंड इंजेक्ट करंट पंपिंग। देखो ऑप्टिकल पंपिंग क्या है? इट इज़ यूज इन सॉलिड लेजर, है ना। जनरली सॉलिड लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए हम अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम अलग अलग तरह का, जिसे कहते हैं मीडियम, है ना। तो हमारा मीडियम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मीडियम हो सकता है। तो सॉलिड्स अगर मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, जैसे एक रूबी, है ना, रूबी एक लेजर है, तो उससे अगर बनाना है तो उस प्रोसेस में हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को फिट करने के लिए। जेनन फ्लैश ट्यूब इज यूज देयर, है ना, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड, है ना। ये सफिशिएंट बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि सॉलिड है, इसकी जो एनर्जी बैंड है बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। सफिशिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यू कैन से एब्जॉर्ब्ड। ओके, उसके बाद केमिकल पंपिंग में देखेंगे, इट इज़ डन थ्रू केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली एज अ नेम सेज, केमिकल रिएक्शन करा करके हम एनर्जी को फीड करते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का इस्तेमाल अगर हम मटेरियल में करें लेजर बनाने में, तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं ताकि हम उसे पंप कर सकें, है ना। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यूज इन गैस लेजर। बेसिकली जैसे सॉलिड लेजर में हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस अगर मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं लेजर बनाने के लिए, जैसे हीलियम, नियोन, या नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं लेजर बनाने में, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसकी नैरो बैंड एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी बैंड एब्जॉर्प्शन बहुत कम, इसकी ब्रॉड होती है ना। आपने देखा ना कि इसमें ब्रॉड होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, लेकिन गैस में बहुत नैरो बैंड एब्जॉर्प्शन होती है। ना फोर्थ वन इज इंजेक्ट करंट पंपिंग, डन बाय इंजेक्टिंग करंट थ्रू जंक्शन, है ना। जो जैसे PN जंक्शन होता है, तो जंक्शन पे अगर आप करंट इंजेक्ट कर करके, करंट, है ना, करंट फीड करके अगर आप ये काम करवा रहे हो पंपिंग, तो उसे कहते हैं इंजेक्ट करंट पंपिंग। यूज इन गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड से अगर हम लेजर बनाते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग इंजेक्ट करंट पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ a very important topic of this lecture is लेजर। हम लोग लेजर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेजर होता क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि देखो, स्टिमुलेटेड इमिशन जब करते हैं, जब हम बाहर से फोटोन
एनर्जी के रूप में अगर हम एक्साइटेड स्टेट वाले एटम को फीड कर देते हैं तो वो जब ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो दो दो फोटोन वो रिलीज करता है ना, जिसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इसी स्टिमुलेटेड इमिशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। तो लेजर की जो क्या खास बात है, प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हाईली डायरेक्शनल, दूसरी है हाईली मोनोक्रोमैटिक। हाईली डायरेक्शनल मैंने पहले ही समझाया है, हाईली मोनोक्रोमैटिक समझाया हुआ है, हाईली इंटेंस एंड हाईली कोहेरेंट। मैंने जब स्टिमुलेटेड इमिशन बताया था तो उसमें आपको बताया था कि देखो जो दो फोटोन निकलती है दोनों की फेज सेम होती है। फेज सेम होने से बहुत असर पड़ता है। पहली बात तो है उसकी वेवलेंथ भी सेम है, तो हाईली डायरेक्शनल होती है। मतलब ऑर्डिनरी लाइट अगर एक बल्ब जलाओगे तो अगर 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो वो 1 किलोमीटर फैल जाएगा, तो ऑर्डिनरी लाइट फैल जाती है। लेकिन लेजर लाइट जो है वो जाएगा तो वो सीधा सिंगल डायरेक्शन में जाता है। ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस बट लेजर ट्रेवल्स इन सिंगल डायरेक्शन। नंबर 2, हाईली मोनोक्रोमैटिक। मैंने पहले बताया था कि वेवलेंथ जो होती है लेजर में, ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन से जो रेडिएशन निकलती है, जो फोटोन होती है, सभी की वेवलेंथ सेम होती है। तो एक ही वेवलेंथ वाले आपको रेडिएशन मिलेंगे, मतलब एक ही वेवलेंथ ही आपका क्रोमैटिक मतलब कलर, है ना। डिफरेंट कलर है, डिफरेंट वेवलेंथ, तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का ही लाइट आपको मिलेगा। इसलिए मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर का मिलेगा आपको, एक ही वेवलेंथ वाला मिलेगा। इसलिए हाईली मोनोक्रोमैटिक इन लेजर ऑल फोटोन्स विल हैव सेम वेवलेंथ, सो इट इज हाईली मोनोक्रोमैटिक। हाईली इंटेंस, क्योंकि सारे फेज सभी एक ही फेज में, सबकी फेज बराबर है, तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स अगर निकल रही है ना, डिवाइस से अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रही है, सभी के फेज सेम है, एक ही फेज में है, देन क्या होगा, उसकी एम्पलीट्यूड क्या, अगर एक का एम्पलीट्यूड a है तो क्या होगा, सेम फेज में होने से वो सारे एडअप हो जाएंगे और वो एम्पलीट्यूड जो होता है वो NA, एक का एम्पलीट्यूड अगर a है तो NA टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाता है। एंड इंटेंसिटी कितना हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर a स्क्वायर। n स्क्वायर, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, फोटोन्स हो गए। तो आपका क्या होगा, अगर 2 है तो 2 टू 4 a स्क्वायर। तो इंटेंसिटी अगर n का वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 3 से 9 टाइम्स हो गया। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, तो हाईली इंटेंस हो जाती है ये लेजर रे। हाईली कोहेरेंट, फोर्थ इज हाईली कोहेरेंट। तो मैंने पहले बताया था कि जब वेव जो है रेडिएशन अगर सेम फेज में है तो वो कोहेरेंट कहलाता है। तो हाईली, एज ऑल फोटोन्स आर इन द सेम फेज, सो लेजर इज हाईली कोहेरेंट। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। नाउ वी विल सी कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। लेजर की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? यू मस्ट रिमेंबर 3 कंपोनेंट होते हैं लेजर के, है ना। एनर्जी सोर्स, एक्टिव मीडियम, ऑप्टिकल कैविटी, जिसको रेजोनेटर भी कहते हैं। मतलब जो लेजर का मतलब जो डिवाइस होगा, लेजर जो हम लोग इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस डिवाइस का, उस इक्विपमेंट का, उस सिस्टम का कितना उसका भाग है, कितना पार्ट्स है, कितने कंपोनेंट्स है, उसको कितने भाग में बांट सकते हैं। तो जो भी सिस्टम है लेज़र बनाने की, उसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का मतलब है, हमने बताया था कि देखो एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए आप पंपिंग करते हो, आप फॉरवर्ड बायस करते हो, या आप उसमें केमिकल रिएक्शन करवाते हो, है ना। तो अलग अलग तरह का पंपिंग सिस्टम है। पंपिंग का मतलब है कि इन्वर्सन, पॉपुलेशन इन्वर्सन लाना है। पॉपुलेशन इन्वर्सन का मतलब है कि ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में ले आना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो उसे कहते हैं पंपिंग। वो पंपिंग मतलब एनर्जी आप फीड करना है। तो एनर्जी सोर्स, वही एनर्जी सोर्स है। आप कौन सा एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो ताकि वो इन्वर्सन, पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या एक्साइटेड स्टेट में N2 बड़ा हो जाए N1 से, है ना। तो एनर्जी सोर्स, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग टू सप्लाई सुटेबल एनर्जी फॉर पॉपुलेशन इन्वर्सन, है ना। तो अलग अलग पंपिंग सिस्टम है जो मैंने पहले बताया था। दूसरी हो गई एक्टिव मीडियम। कौन सा मीडियम, कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। सॉलिड के लिए आप
रूबी इस्तेमाल करते हैं, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग मीडियम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक्टिव मीडियम का इट इज़ द मीडियम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्सन इज कैरिड आउट, और जो मटेरियल होगा उसी का, तो उसी मटेरियल में तो पॉपुलेशन इन्वर्सन करवाएंगे, है ना। तो एटम्स किसका है, एटम्स किसका है ना। तो एटम जिस मटेरियल का होगा, जिस मीडियम का होगा, है ना, तो उसे कहेंगे एक्टिव मीडियम। जैसे गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, CO2 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी मीडियम है। उसका थर्ड है ऑप्टिकल कैविटी रिजोनेटर, है ना। ये जब लेज़र इमिट होती है तो उसे हम लोग रिजोनेट करते हैं, उसे दो मिरर के बीच में रख देते हैं। लेज़र जो बन रही है दो मिरर के बीच में, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव होता है, फुल्ली रिफ्लेक्टिव मतलब उधर जो भी लेज़र जाएगा वो टकरा करके वापस लौट जाएगा, और एक है पार्शियली रिफ्लेक्टिव, सेमी, है ना, सेमी वो रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब ये जाएगा और लौटेगा, फिर जाएगा, एक खास एनर्जी होने के बाद वो, ये तो फुल्ली रिफ्लेक्टिव है, इधर से तो हमेशा टकरा करके लौट जाएगा, लेकिन एक तरफ से है वो पार्शियली है, एक खास एनर्जी गेन करने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बाहर निकलेगा यही हमें लेज़र हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये इसे कहते हैं रिजोनेटर या ऑप्टिकल कैविटी। तो दो मिरर के बीच में, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव के बीच में लेज़र जो है वो मूव करता है, और एक समय जब उसकी एनर्जी एक खास लिमिट के बाहर हो जाएगी, फुल्ली की तरफ से तो नहीं निकलेगा, लेकिन पार्शियली की तरफ से वो बाहर निकल जाएगी, है ना, जो हमारा आउटपुट होगा लेज़र का। सो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ लेज़र तीन हमारे पास है ना। आई रिपीट, एनर्जी सोर्स, एक्टिव मीडियम एंड ऑप्टिकल कैविटी। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ लेज़र। लेज़र कितने प्रकार के होते हैं। तो लेज़र को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग एक्टिव मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बेस मानते हैं कि हमने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं लेज़र को प्रोड्यूस करने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मीडियम लेज़र इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, है ना। तो सॉलिड लेज़र, कोई सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूबी, एक्टिव मीडियम का इस्तेमाल रूबी, है ना, एक्टिव मीडियम के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं जो सॉलिड है तो उस लेज़र को सॉलिड लेज़र कहेंगे। लिक्विड लेज़र, अगर कोई लिक्विड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे SeO_Cl2 का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिक्विड लेज़र में आएगा। गैस लेज़र में हम कोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो ये CO2 गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है एक्टिव मीडियम का। उसके बाद है डाई लेज़र, डाई में रोडोमाइन 6G अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये डाई लेज़र होगा। सेमीकंडक्टर लेज़र में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर लेज़र होगा। केमिकल लेज़र में अगर हम कोई केमिकल जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड SF इस्तेमाल करते हैं तो ये केमिकल लेज़र होगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र बेस्ड ऑन एक्टिव मीडियम। ओके।